नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद इंट्रोवर्ट में आपका स्वागत है। मैं इंट्रोवर्ट एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित हुआ हूं। उम्मीद करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हम पढ़ा रहे हैं इस समय ह्यूमन बॉडी यानी मानव शरीर। मानव शरीर में हमने पढ़ा दिया है पहले डाइजेस्टिव सिस्टम और ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। अब नेक्स्ट पार्ट है उसका क्या, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी श्वसन तंत्र। ठीक है, श्वसन तंत्र के बारे में आज हम डिटेल में पढ़ेंगे और इससे रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं वो सारे हम आपको बताएंगे। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, है ना, एमसीक्यू टाइप्स में वन लाइनर क्वेश्चंस, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगेगा और वीडियो को अंत तक देखें। तो श्वसन तंत्र कहते किसे हैं, क्या होता है, इसके बारे में समझते हैं। कि श्वसन तंत्र शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग तंत्र है जो श्वास लेने यानी श्वास लेने में क्या होता है कि सांस लेने और छोड़ने की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। यह ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। श्वसन तंत्र से क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है। तो वही जो प्रक्रिया सांस लेने की, मतलब ऑक्सीजन अंदर करने की और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करने की जो प्रक्रिया को जो तंत्र करता है उसको कहते हैं श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, तंत्र है जो ऑक्सीजन को शरीर में पहुंचाने और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालने का कार्य करता है। यह तंत्र जीवों की ऊर्जा उत्पादन प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाता है। मतलब ऊर्जा जो उत्पादन करते हैं, शरीर में जो ऊर्जा बनती है वो श्वसन तंत्र के ऑक्सीजन लेने और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालने की प्रक्रिया से भी संबंधित है। अगर बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी में एनर्जी डेवलप नहीं होगी। ठीक है, तो श्वसन तंत्र के प्रमुख अंग कौन से हैं, मतलब आर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, अब श्वसन तंत्र को दो भागों में विभाजित किया जाता है। कौन कौन से दो भाग हैं? नंबर एक है ऊपरी श्वसन तंत्र। ऊपरी श्वसन तंत्र में कौन से अंग आते हैं? जैसे नाक हो गया, ग्रसनी हो गई और स्वर यंत्र हो गया, मतलब नोज, फेर्निक्स और लर्निक्स। ठीक है, तो फेर्निक्स और लर्निक्स, ग्रसनी और स्वरयंत्र, इन सब के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। दूसरा श्वसन तंत्र है निचला श्वसन तंत्र यानी लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। तो लोअर वाले में कौन से अंग आते हैं? लोअर वाले में आते हैं श्वास नली, श्वसनी, फेफड़े और एल्वियोली। ठीक है, यानी ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकाई यानी श्वसनी, फेफड़े यानी लंग्स और एल्वियोली जो होती है, ये सारे पार्ट्स जो है निचले श्वसन तंत्र में आते हैं। अब इन सभी अंगों के बारे में भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला अंग है नाक। नाक क्या है? नाक यह श्वसन तंत्र का पहला भाग है जहाँ से हवा शरीर में प्रवेश करती है। इसमें छोटे बाल यानी सीलिया और श्लेष्मा यानी म्यूकस होते हैं। जैसे नाक के अंदर छोटे छोटे बाल होते हैं, जो बाल जो होते हैं वो धूल और गंदगी और रोगाणुओं को रोकते हैं। धूल और गंदगी और जो रोगाणु जो बैक्टीरिया वगैरह होते हैं उन सबको अंदर जाने से रोकते हैं। मतलब एक छलनी का काम करते हैं बाल हमारे नाक के अंदर। यह हवा को नम और गर्म बनाता है जिससे यह फेफड़ों के लिए अनुकूल हो जाती है। नाक क्या करती है कि हवा को नम बनाती है और थोड़ा जो है टेम्परेचर इसका मेंटेन करती है, जिससे फेफड़े जो हैं बॉडी के अंदर होते हैं और वहाँ तक जो गैस वायु जाती है उसको फेफड़ों के लिए अनुकूल बनाती है हमारी नाक। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट है ग्रसनी। ग्रसनी यानी फर्निक्स। फर्निक्स में क्या है कि यह एक मांसपेशी नलिका है जो नाक और मुंह को स्वरयंत्र और ग्रास नली से जोड़ती है। ठीक है, ये क्या है, नाक और ग्रसनी, नाक और जो स्वरयंत्र होता है उसके बीच की नली होती है। ठीक है, यह श्वसन और पाचन दोनों तंत्रों में कार्य करती है। ठीक है, ये जो मुंह से लेकर ये जहाँ पे ट्रैकिया होता है वहाँ तक के बीच की नली को कहते हैं हम ग्रसनी। ठीक है, नेक्स्ट है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र यानी जिसको वॉइस बॉक्स भी कहा जाता है, मतलब जिसके थ्रू आवाज़ भी बाहर आती है। इसमें स्वर रज्जु यानी वोकल कार्ड्स होते हैं
जो ध्वनि उत्पन्न कराते हैं। यह श्वास नली के प्रवेश द्वार की सुरक्षा करता है, जिसमें भोजन गलत मार्ग जाने से बचता है। देखिए ये क्या करती है, ये भोजन और श्वास नली के बीच में डिफरेंस जो है, मतलब जो रोकती है, मतलब डिवाइड करती है श्वास नली और भोजन नली को, उसमें ये डिवाइड करती है स्वर यंत्र। स्वर यंत्र जो होता है, इससे हमारी ध्वनि भी उत्पन्न होती है और ये भोजन को जो है गलत मार्ग में जाने से रोकता है। ठीक है, स्वर यंत्र क्या करता है कि भोजन को गलत मार्ग में यानी श्वास नली में जाने से रोकता है और ये आहार नली में भोजन पहुंचता है। ठीक है, नेक्स्ट है श्वास नली यानी ट्रैकिया। श्वास नली का क्या है कि यह लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर लंबी एक नली होती है जो स्वर यंत्र से फेफड़ों तक हवा पहुंचाती है। ठीक है, श्वास नली जो है स्वर यंत्र से फेफड़ों तक के बीच की नली होती है। ये 10 से 12 सेंटीमीटर तक लंबी होती है और क्या करती है, हवा को फेफड़ों तक पहुंचाती है। ठीक है, इसका आकार जो होता है वो सी के आकार का होता है और इसमें छल्ले होते हैं जो इसे नचीला लचीला और खुला बनाए रखते हैं। ठीक है, ये काफ़ी जो है लचीली टाइप में होती है और सी आकार की होती है। ठीक है, अब क्या है, दूसरी है श्वसनी और ब्रोंक्योल्स यानी ब्रोंकी और ब्रोंक्योल्स। ब्रोंक्योल्स किसे कहते हैं कि ये श्वास नली फेफड़ों में दो भागों में विभाजित हो जाती है। ठीक है, एक दाहिनी श्वसनी और एक बाईं श्वसनी। तो आगे पतली शाखाओं में विभाजित होकर ब्रोंक्योल्स बनाते हैं जो एल्वियोली से जुड़ते हैं। तो क्या होती है, ये जो है श्वास नली को दो भागों में जोड़ती है। ठीक है, एक दाएं फेफड़े में जुड़ती है, एक बाएं फेफड़े में जुड़ती है, जो आगे की तरफ पतली और फेफड़ों की तरफ से मोटी होती है। ठीक है, और इससे क्या जुड़ा होता है, इससे जुड़े होते हैं एल्वियोली। ठीक है, नेक्स्ट है फेफड़े। फेफड़े क्या करते हैं, मानव शरीर में दो फेफड़े होते हैं। दायां फेफड़ा, इसमें 3 खंड होते हैं। ठीक है, और बायां फेफड़ा, इसमें 2 खंड होते हैं। ठीक है, तो दाएं फेफड़े में क्या होते हैं, 3 खंड होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 खंड होते हैं। क्योंकि यहाँ जो है बाएं खंड में जो होता है एक हृदय, मतलब जो हार्ट होता है वो भी उपस्थित होता है। फेफड़ों में एल्वियोली नामक छोटे वायुकोश होते हैं जो गैसों का आदान प्रदान करते हैं। फेफड़ों में क्या करते हैं, एल्वियोली जो छोटे वायुखंड मतलब होते हैं, वायुकोश बने होते हैं। जैसे क्या होते हैं, हम बना के ड्राइंग करके दिखाते हैं उसका, कि ऐसे 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 छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। ठीक है, इन छिद्रों से क्या होती है कि ऑक्सीजन जाती है और जैसे ऑक्सीजन अंदर प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड इससे बाहर निकलती है। ये छिद्र जो है उसको हवा को अवशोषित करने और निष्कासित करने का काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्वियोली। एल्वियोली क्या होती है, ये गैसों के विनिमय का स्थान होता है। इसमें क्या है कि ये फेफड़ों में स्थित छोटे गुब्बारे जैसी संरचनाएं होती हैं। यहाँ पर ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है। मतलब एल्वियोली में क्या होता है कि ऑक्सीजन, जब गैस वायु से ऑक्सीजन छटनी होती है और यहाँ से जो ऑक्सीजन होती है वो रक्त में अंदर मिल जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर निकलती है। यह विनिमय पतली झिल्ली और रक्त वाहिकाओं की मदद से होती है। मतलब क्या होता है, ये विनिमय जो एल्वियोली होती है, एल्वियोली में क्या होता है कि गैसों के विनिमय का स्थान होता है। विनिमय मतलब कि ऑक्सीजन अंदर जाती है, फिर रक्त में मिलती है और रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो बाहर होती है। इसमें क्या होती है, छोटी छोटी कुछ केशिकाएं होती हैं यानी कैपिलरीज होती हैं जो इसका पतली झिल्ली जो होती है छलनी टाइप में, जो इसका गैसों का आदान प्रदान करती है। ठीक है, अब उम्मीद करते हैं कि आपको सारी पार्ट्स जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो को सपोर्ट करें प्लीज़। नेक्स्ट है डायाफ्राम। डायाफ्राम क्या है कि सांस लेने की मांसपेशी। इसको डायाफ्राम को कहते हैं सांस लेने की मांसपेशी। यह एक गुंबद के आकार की मांसपेशी होती है जो फेफड़ों के नीचे स्थित होती है। सांस लेते समय यह सिकुड़कर नीचे की ओर जाती है जिससे छाती की गुहा जो है वो फैल जाती है। ठीक है, क्या होता है कि जब हम लोग सांस लेते हैं तो हमारी फेफड़े जो हैं वो फूलते हैं और जब हम सांस छोड़ते हैं तो फेफड़े जो हैं हमारे पिचकते हैं। तो जब हवा अंदर आती है तो छाती हमारी फैल जाती है और जब हम सांस छोड़ते हैं
तो आराम की स्थिति में ये लौट आती है, जिससे हवा जो है बाहर निकल जाती है। तो ये प्रक्रिया होती क्यों है? ये होती है डायाफ्राम की मदद से। ठीक है, अब श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे है, इसके बारे में समझेंगे। सारे अंग हमने आपको बता दिए, जितने अंग हैं वो हमने सारे बताए। ठीक है, और उम्मीद करते हैं आपको अंग समझ भी आए होंगे। ठीक है, अब श्वसन की प्रक्रिया का समझते हैं कि श्वसन की प्रक्रिया जो है मुख्य रूप से 3 चरणों में होती है। 3 चरण कौन कौन से हैं? सबसे पहला चरण है वाह वाह श्वसन, यानी एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। एक्सटर्नल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि यह प्रक्रिया फेफड़ों में होती है, जहाँ पर वातावरण से ऑक्सीजन रक्त में प्रवेश करती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर होती है। ठीक है, ये कहलाता है एक्सटर्नल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसमें क्या है कि फेफड़े की मदद से हमारी जो है वातावरण से जो हम वायु प्राप्त करते हैं, वायु लेते हैं नाक के द्वारा, और वायु अंदर जाती है। जो वायु में से ऑक्सीजन होती है वो रक्त में मिल जाती है, और रक्त से जो बॉडी की जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो रक्त से निकल के हमारी बाहर निकल जाती है, बॉडी से बाहर निकल जाती है। ठीक है, ये कहलाती है बाह्य श्वसन। नेक्स्ट है गैस परिवहन। गैस परिवहन यानी गैस ट्रांसप्लांट। गैस ट्रांसप्लांट में क्या होता है कि ऑक्सीजन रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ यानी रेड ब्लड सेल्स के साथ मिलकर पूरे शरीर में पहुंचती है, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त द्वारा फेफड़ों तक लाया जाता है और बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्या कहलाता है? गैस परिवहन। गैस परिवहन जो होता है कि जिसमें क्या है कि हमारे जो ब्लड में आरबीसीज होती हैं, हीमोग्लोबिन होता है, वो क्या करता है कि वायु से ऑक्सीजन को लेता है और बॉडी के प्रत्येक मतलब हेड टू टो, मतलब सर से लेकर पैर तक जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं, जितनी भी कोशिकाएं हैं, जितने भी सेल्स हैं, उसमें ऑक्सीजन पहुंचाता है ब्लड। ठीक है, और वहाँ से जो लौटते समय पे पहले पहुंचाने का काम करता है, फिर लौटते समय क्या करता है कि वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर फेफड़ों के माध्यम से वो बाहर निकाल देता है। ये दूसरा प्रोसेस होता है, ये होता है गैस परिवहन, ये कहलाता है। ठीक है, थर्ड है आंतरिक श्वसन यानी इंटरनल रेस्पिरेशन। इंटरनल रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ये शरीर की कोशिकाओं में होता है, और कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग कर ग्लूकोज को ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं और कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करती हैं। जैसे हम नाक के द्वारा पूरी वायु अंदर लेते हैं, ठीक है, उसमें से ऑक्सीजन जो होती है वो ब्लड के साथ में पूरी बॉडी तक पहुंच जाती है। बॉडी में ब्लड जो होता है वो क्या करता है, ऑक्सीजन का उपयोग करके, जो ब्लड सेल्स होती हैं या बॉडी की जो कोशिकाएं होती हैं वो ब्लड से ऑक्सीजन लेती हैं, और ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या करती हैं, ग्लूकोज को ऊर्जा में कन्वर्ट करती हैं, मतलब एनर्जी में बनाती हैं, एनर्जी बनाती हैं, और एनर्जी जो हमारी बॉडी उपयोग करती है। ठीक है, और जब एनर्जी बनती है तो वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज होती है, और वही कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो हमारे फेफड़ों के द्वारा मतलब बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, ये कहलाता है इंटरनल रेस्पिरेशन यानी आंतरिक श्वसन। ठीक है, अब श्वसन के प्रकार यानी टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की बात करते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में क्या आता है? नंबर 1 है एरोबिक श्वसन। एरोबिक श्वसन में क्या होता है कि जब शरीर में पर्याप्त ऑक्सीजन मौजूद होती है तो कोशिकाएं एरोबिक श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, जब शरीर में क्या होता है कि पर्याप्त ऑक्सीजन उपलब्ध होती है, मतलब मौजूद होती है, तो कोशिकाएं जो है एरोबिक श्वसन करती हैं और ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया कोशिकाओं में होती है जिसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है वो मिलकर ऊर्जा का उत्पादन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकालते हैं। इसमें पानी भी उत्पन्न होता है, कोशिकाओं में जो होता है वो पानी भी उत्पन्न होता है। ठीक है, दूसरा है एनारोबिक श्वसन। एनारोबिक श्वसन में क्या होता है कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है ना, ऑक्सीजन की जब कमी होती है तो कोशिकाएं जो है एनारोबिक श्वसन द्वारा ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो मांसपेशियों में थकान का कारण बन जाता है। ठीक है, जब हमारी बॉडी को ऑक्सीजन पूरी तरीके से नहीं मिलती है तब हमारी कोशिकाएं जो है एनारोबिक श्वसन करती हैं। इसमें क्या करते हैं कि हमारी बॉडी मतलब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में एनारोबिक श्वसन द्वारा जो है ऊर्जा उत्पन्न करती हैं। बॉडी तो एनर्जी तो उत्पन्न करेगी अगर बॉडी को काम में लाना है तो, ठीक है, लेकिन इसमें क्या बनता है, इसमें लैक्टिक एसिड बनता है जो मांसपेशियों में थकान का कारण बनता है, जिससे हमारी बॉडी जो है वो थकान महसूस करती है। अब नेक्स्ट है कि श्वसन तंत्र से संबंधित रोग कौन से हैं, मतलब डिजीजेज ऑफ
द रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब डिसीजेज में कौन सी हैं बीमारी आती हैं? नंबर 1 है अस्थमा, नंबर 2 है निमोनिया, नंबर 3 है ब्रोंकाइटिस, नंबर 4 है टीबी या क्षय रोग, नंबर 5 है सीओपीडी। ठीक है, ये सारी बीमारियां जो है वो श्वसन से संबंधित होती हैं। तो अस्थमा के बारे में समझते हैं। अस्थमा क्या है? अस्थमा जो होती है वो श्वसन नलियों की सूजन, मतलब श्वसन जो नली होती हैं उसमें सूजन आ जाती है। ठीक है, स्वेलिंग आ जाती है, जिससे क्या होती है कि सांस लेने में कठिनाई होती है, और इसे कहते हैं अस्थमा। ठीक है, निमोनिया, निमोनिया में क्या होता है कि फेफड़ों में संक्रमण हो जाता है, मतलब इन्फेक्शन हो जाता है फेफड़ों में, और जिससे एल्वियोली में तरल भर जाता है। मतलब एल्वियोली जो बॉडी का, जिससे जहाँ पे गैसों का विनिमय होता है एल्वियोली में, कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन जो है ब्लड में मिलती है। ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि पानी भर जाता है, एक तरीके का फ्लूइड जो है वो भर जाता है, जिससे निमोनिया बन जाती है। ठीक है, अब थर्ड रोग है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस क्या होता है कि श्वसनी में सूजन, जिससे बलगम और खांसी होती है। कि जो श्वसनी होती है, जहाँ से हम लोग सांस लेते हैं, मतलब सांस क्या, ट्रैकिया जो स्वर यंत्र से फेफड़ों तक के बीच में नली आती है, वहाँ पे सूजन आ जाती है। और सूजन आ जाती है तो उससे क्या होता है कि बलगम और खांसी उत्पन्न होती है, और इस रोग को कहते हैं ब्रोंकाइटिस। फोर्थ रोग है, मतलब चौथा है कि क्षय रोग। क्षय रोग यानी ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। टीबी जो है बैक्टीरिया होने से होने वाला संक्रमण होता है, जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। जैसे मतलब कोई खांसी लंबे समय तक रहती है आपको, है ना, और निमोनिया आपको लंबे समय तक रहता है, तो वो यही रोग जो है वो क्या करता है कि टीबी का रूप ले लेता है। टीबी का रूप, टीबी जो है वो फेफड़ों को प्रभावित करती है, जिससे हमें श्वास लेने में परेशानी होती है, और मतलब सारी शरीर में, शरीर का क्षय हो जाता है। ठीक है, एक रोग है सीओपीडी। सीओपीडी क्या होता है? सीओपीडी की फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, सीओपीडी। ठीक है, सीओपीडी क्यों होती है? लंबे समय तक धूम्रपान से होने वाली फेफड़ों की बीमारी को कहते हैं सीओपीडी। लंबे समय तक आप जैसे धूम्रपान करते हैं तो फेफड़ों में जैसे धुआं भर जाता है, धुआं भर के वो एक टार बन जाता है, जो मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मतलब छलनीकरण होता है, ठीक है, वो नहीं कर पाता, और इससे ना तो ऑक्सीजन अंदर जा पाती है, ब्लड में मिल पाती है, और ना ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड की बाहर निकल पाती है, जिससे हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं। इस बीमारी को कहते हैं सीओपीडी, और सीओपीडी का फुल फॉर्म है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज। ठीक है, अब नेक्स्ट है श्वसन तंत्र के लिए सुझाव। स्वस्थ श्वसन तंत्र के लिए सुझाव। और स्वस्थ हमारा श्वसन तंत्र कैसे रह सकता है, उसके लिए कुछ सुझाव हैं। नंबर 1 है कि धूम्रपान और प्रदूषण से बचना चाहिए। नंबर 2 है नियमित रूप से व्यायाम और योग करना चाहिए। नंबर 3 है हाइड्रेट रहें और पौष्टिक आहार लें। हाइड्रेट मतलब समय समय पर पानी पीना चाहिए, और पौष्टिक आहार हमें खाना चाहिए। नंबर 4 है गहरी सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि गहरी गहरी, कभी कभी, मतलब कभी कभी नहीं, डेली रेगुलर में गहरी गहरी सांस लेने का अभ्यास करना चाहिए, मतलब पूरी सांस अंदर लेना चाहिए। ठीक है, और मास्क पहनना चाहिए। मास्क पहनना चाहिए, जहाँ पर खासकर प्रदूषित क्षेत्रों में मास्क हमेशा पहनना चाहिए। ठीक है, मास्क क्या होता है कि हमें प्रदूषण से बचाता है। ठीक है, ये थे श्वसन तंत्र को स्वस्थ रखने के कुछ सुझाव थे। ठीक है, अब इससे हमें निष्कर्ष क्या निकलता है उसके बारे में समझते हैं। निष्कर्ष जो होता है, ये समझिए, समरी समझिए कि पूरा हमने जितना अभी तक टॉपिक बताया है उससे रिलेटेड ये समरी है कि श्वसन तंत्र शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि यह हमें ऑक्सीजन प्रदान करता है, और हानिकारक हानिकारक जो गैसें होती हैं, है ना, उनको बाहर निकालता है। स्वस्थ जीवन के लिए इसका सही तरह से कार्य करना आवश्यक होता है। उचित देखभाल और जीवन शैली में सुधार से हम फेफड़ों को स्वस्थ रख सकते हैं। मतलब समझ रहा है कि आपकी जो जीवन शैली है, मतलब नियमित व्यायाम व्यायाम होना चाहिए, धूम्रपान से बचना चाहिए, प्रदूषण से बचना चाहिए, है ना, योग करना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो जीवन शैली हैं, उससे हम अपने स्वतंत्र तंत्र को जो है स्वस्थ रख सकते हैं। ठीक है, और लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं। अब
टॉपिक के बारे में हमने डिटेल में बता दिया है। अब हम इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए हैं उन सब के बारे में हम बताते हैं आपको, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक देखें और बने रहें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कौन सा है कि रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहा जाता है। देखो, रक्त को धमनियों में, सिराओं में, है ना, धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें क्या कहते हैं। ऑप्शन ए कणिकाएं, ऑप्शन बी केशिकाएं, ऑप्शन सी केशिकाएं, ऑप्शन डी कैलोरी। मतलब एक ऑप्शन बी में है कोशिकाएं, ऑप्शन सी है केशिकाएं। तो जो रक्त को धमनियों से सिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाएं जो होती हैं उनको कहा जाता है कैपिलरीज, यानी केशिकाएं, ठीक है। तो इनमें कंफ्यूज ना होइएगा आप कि कोशिकाएं और केशिकाएं। आपने देखा कि कोशिकाएं केशिकाएं मतलब सेम ही है, तो इसमें आप कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए देखिए, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, ये 2019 में पूछा गया था, ठीक है। तो ये होती हैं केशिकाएं कि रक्त को धमनियों से शिराओं में जिन सूक्ष्म नलिकाओं के माध्यम से प्रवाहित किया जाता है उन्हें केशिकाएं कहते हैं, यानी इंग्लिश में इसको कैपिलरीज बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पुरकिंजे तंतु। पुरकिंजे तंतु में क्या विशिष्ट होता है। ऑप्शन ए मस्तिष्क में न्यूरॉन्स, ऑप्शन बी रक्त में कोशिकाएं, ऑप्शन सी त्वचा में ग्रंथि कोशिकाएं और ऑप्शन डी हृदय में स्नायु तंत्र। तो पुरकिंजे जो होते हैं वो पुरकिंजे तंतु हृदय में स्नायु तंत्र में विशिष्ट हैं। स्नायु तंत्र क्या होते हैं कि जो है हमारे बॉडी में जो हृदय होता है वो पंप करता है ना ब्लड को पंप करता है और हमारे शरीर के जो विभिन्न पार्ट्स में पहुंचाता है। जो ब्लड है वो हमारे शरीर से, हार्ट है वो हमारे शरीर से ब्लड को पंप करता है और बॉडी के प्रत्येक कोशिका सेल्स तक पहुंचाता है। तो पुरकिंजे तंतु जो होते हैं वो क्या करते हैं, उसको एक सही डायरेक्शन देते हैं ब्लड को कि जिस डायरेक्शन में जाना हो, है ना, और उसको एक ये मतलब अपोजिट साइड में ब्लड ना बहने लगे उसके लिए स्नायु तंतु जो होते हैं वो उसको रोकते हैं, ये वाल्व का काम करते हैं, उसको कहते हैं पुरकिंजे तंतु, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मनुष्यों की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट क्या होती है। सामान्य पल्स रेट क्या होती है। ऑप्शन ए 80 से 90 बीट पर मिनट, ऑप्शन बी 97 बीट पर मिनट, ऑप्शन सी 70 से 80 बीट पर मिनट, ऑप्शन डी 2 बीट पर मिनट। तो मनुष्यों की जो सामान्य पल्स रेट होती है वो 70 से 80 बीट पर मिनट होती है। वैसे नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल जो है वो 72 बीट पर मिनट होती है, ठीक है। मनुष्य की जो पल्स रेट होती है मतलब जो नब्ज जिसको बोलते हैं हम लोग, वो जो है 72 बार धड़कती है 1 मिनट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्तवाहिकाओं को क्या कहा जाता है। हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्तवाहिकाओं को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी कोशिका, ऑप्शन सी सिरा, ऑप्शन डी केशिका, ठीक है। तो हमारी त्वचा के नीचे की छोटी रक्तवाहिकाओं को केशिका कहा जाता है। अभी हमने पहले क्वेश्चन में बताया था कि जो सबसे छोटी रक्तवाहिकाएं होती हैं मतलब जो जिससे रक्त बहता है वो पतली, मतलब उनकी जो विड्थ होती है वो एमएम में होती है और छोटी होती हैं, बहुत सूक्ष्म टाइप में होती हैं, ठीक है। ये क्या करती हैं, ये सेल्स में जो सबसे बॉडी के जो सबसे छोटी सेल्स होती हैं उस तक ब्लड पहुंचाती हैं। इनको कहते हैं केशिका या कैपिलरीज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा उपकरण रोगियों की हृदय गति को नियंत्रित करता है, ठीक है। हृदय गति की को नियंत्रित करने वाला कौन सा उपकरण होता है। ऑप्शन ए श्वास यंत्र, ऑप्शन बी पेसमेकर, ऑप्शन सी कैट स्कैनर, ऑप्शन डी ईसीजी मशीन, ठीक है। तो पेसमेकर जो होता है वो रोगियों की हृदय गति का नियंत्रित करता है। जब किसी का हृदय मतलब अटैक पड़ जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है और उसका हृदय काम करना बंद कर देता है, तब हम लोग जो है ऑपरेट करके डॉक्टर जो हैं वो
क्या करते हैं, पेस मेकर लगाते हैं, जो पेस मेकर जो है एक आर्टिफिशियल हार्ट की तरह वर्क करता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन क्या है। वायवीय, ठीक है, तो वायवीय श्वसन जो होता है वो कौन सा होता है। ऑप्शन ए आणविक ऑक्सीजन के बिना श्वसन, ऑप्शन बी ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन, ऑप्शन डी त्वचा के माध्यम से श्वसन, ऑप्शन डी गलफड़ों के माध्यम से श्वसन। तो वायवीय मतलब वायु द्वारा ऑक्सीजन, वायु द्वारा श्वसन, और वायु में होती है ऑक्सीजन। तो वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होता है। कोशिकाओं द्वारा जटिल भोज्य अणुओं से प्राप्त ऊर्जा प्राप्त करने की प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति पर निर्भर करती है। जो हमारी बॉडी है उसकी सेल्स जो होती हैं वो ऊर्जा प्रदान करती हैं। कैसे प्रदान करती हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी प्रदान करती हैं और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में प्रदान करती हैं। ठीक है, जैसे जो बॉडी से हम खाना खाते हैं और उसमें ग्लूकोज होता है, ठीक है, ग्लूकोज को वो तोड़ती हैं ऑक्सीजन की उपस्थिति में, जिससे जो है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है, ऊर्जा निकलती है और पानी भी निकलता है। जब ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है तब क्या होता है कि ये जो है क्या क्या होता है कि उसमें मतलब रिएक्शन तो यही होती है, ऊर्जा तो होती है, लेकिन उसमें बनता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, जब श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग होता है तो इसे कहते हैं एरोबिक यानी वायवीय श्वसन, और जहाँ पर ऑक्सीजन का उपयोग नहीं होता है इसे कहते हैं एनारोबिक यानी अवायवीय श्वसन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है तो इसे कौन सा श्वसन कहते हैं। अभी हमने बताया प्रीवियस क्वेश्चन में कि उसमें था कि जब वायु ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो उसे कहते हैं वायवीय श्वसन और एरोबिक श्वसन, और जब ऑक्सीजन जो है अनुपस्थित होता है तब जो श्वसन होता है उसको कहते हैं अवायवीय यानी एनारोबिक श्वसन। ठीक है, एनारोबिक श्वसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रैकिया। ट्रैकिया मानव शरीर के किस तंत्र का भाग है। ऑप्शन ए हृदय तंत्र, ऑप्शन बी श्वसन तंत्र, ऑप्शन डी सी उत्सर्जन तंत्र, ऑप्शन डी पाचन तंत्र। तो ट्रैकिया जो है वो मानव शरीर के श्वसन तंत्र का भाग है। श्वसन तंत्र के अंतर्गत वे सभी अंग आते हैं जिससे होकर वायु का आदान प्रदान होता है। और श्वसन तंत्र में कौन कौन से तंत्र आते हैं, जैसे नासिका, ग्रसनी, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एवं फेफड़े। ट्रैकिया जो है वक्ष गुहा में होती है, यहाँ पर दो शाखाओं में बढ़ जाती है। इसमें दाएं फेफड़े में एक जो है दाएं फेफड़े में तथा दूसरी बाएं फेफड़े में जाकर शाखाओं में विभक्त हो जाती है। ठीक है, फेफड़े जो है एक दायां होता है एक बायां, फेफड़े दो हिस्सों में होते हैं, एक दायां फेफड़ा एक बायां फेफड़ा, और दाएं फेफड़े में 3 भाग होते हैं और बाएं फेफड़े में 2 भाग होते हैं। बाएं फेफड़े में 2 भाग इसलिए होते हैं क्योंकि एक भाग में इसमें लगभग जो है वो हृदय रहता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्वियोली यानी वायुकोश। वायुकोश का क्या कार्य होता है। ऑप्शन ए भोजन के अवशोषण में सहायता करना, ऑप्शन बी रक्त को शुद्ध करना, ऑप्शन सी भोजन को पचाने में मदद करना, ऑप्शन डी गैसों के आदान प्रदान वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। ठीक है, तो वायु कोश या एल्वियोली जो होती हैं वो श्वसन प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती हैं। यह छोटे गुब्बारे के आकार की हवा की थैली होती है। ठीक है, इसका कार्य होता है गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है, इसका कार्य होता है गैसों के आदान प्रदान करने वाले स्थान पर एक सतह प्रदान करना जिसके माध्यम से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रवाह होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूवेट विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है। जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो पायरूवेट जो होता है वो किस में विभाजित हो जाता है ना, विभाजित होकर किस में परिवर्तित हो जाता है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जब ऑक्सीजन की कमी में हमारी सेल्स जो है वो ग्लूकोज को और उसको पायरूवेट को मतलब रिएक्शन करती हैं और एनर्जी प्राप्त करती हैं, तो एनर्जी प्राप्त करने के लिए पायरूवेट जो है वो लैक्टिक एसिड में बदल जाता है, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में बदल जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए जल और ऊर्जा, ऑप्शन बी लैक्टिक एसिड और ऊर्जा, ऑप्शन सी एथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन डाइऑक्साइड और जल।
तो पेशी कोशिका में ऑक्सीजन की कमी होने पर पायरूवेट विभाजित होकर लैक्टिक एसिड और ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है। कभी कभी जब हमारी पेशी कोशिकाओं में ऑक्सीजन का अभाव होता है तो यहाँ पर पायरूवेट का विखंडन एक अन्य 3 कार्बन वाले वाले अणु लैक्टिक एसिड में परिवर्तित हो जाते हैं। अचानक इस क्रिया के होने से हमारी पेशी में लैक्टिक एसिड का निर्माण होना क्रैम्प का कारण बनता है। इसमें क्या है कि ग्लूकोज जो है वो पायरूवेट में हो जाता है और ऑक्सीजन की स्थिति में इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा बनती है। और ऑक्सीजन की जब मतलब जैसे अनुपस्थित होगा तो उसमें इथेनॉल बनेगा। ऑक्सीजन की जब कमी होगी पेशी कोशिका में तब क्या होगा, लैक्टिक एसिड और ऊर्जा बनेगी। और ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होती है, जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या कहाँ पे रिएक्शन होती है, ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। और माइटोकॉन्ड्रिया में जब ऊर्जा बनती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का भी निर्माण होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायवीय श्वसन यानी एरोबिक श्वसन, एरोबिक रेस्पिरेशन सिस्टम, रेस्पिरेशन कब होता है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन कब होता है इसके बारे में समझते हैं। ऑप्शन ए कोशिका के उत्सर्जन के साथ भोजन के विघटन के दौरान। ऑप्शन बी ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना ग्लूकोज के विघटन के दौरान। ऑप्शन सी ऑक्सीजन का उपयोग किए बिना भोजन के विघटन के दौरान। ऑप्शन सी ऑक्सीजन का उपयोग करके ग्लूकोज के विघटन के दौरान। तो वायवीय श्वसन जो होता है वो होता है कि श्वसन में, वायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है ना। अवायवीय श्वसन में ऊर्जा का उत्पादन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और ग्लूकोज के विघटन द्वारा होता है। ठीक है। तो वायवीय श्वसन में जो है ग्लूकोज का विघटन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक है। और अवायवीय श्वसन ग्लूकोज का विघटन होता है लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ठीक है। तो राइट ऑप्शन इसका डी है, डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए किस में टूट जाते हैं, किस रूप में टूट जाते हैं। ठीक है। तो जो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जो होते हैं वो किस में टूटते हैं। ऑप्शन ए CaL, ऑप्शन बी ATP, ऑप्शन सी NaC, ऑप्शन डी PTA। तो श्वसन प्रक्रिया में ग्लूकोज जैसे जटिल कार्बनिक यौगिक ऊर्जा प्रदान करने के लिए ATP के रूप में टूट जाते हैं। ATP को क्या कहते हैं, ऊर्जा की मुद्रा कहते हैं। ठीक है। ATP को कोशिका की ऊर्जा मुद्रा कहते हैं क्योंकि ये दूसरे और तीसरे फॉस्फेट समूहों के बीच में बंधन जो है आसानी से रिलीज करने योग्य ऊर्जा प्रदान करता है। ठीक है। ये क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं और ग्लूकोज जो है वो ATP में बदल जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लूकोज के अणु जो हैं वो किस में टूटते हैं। ऑप्शन ए कोशिका द्रव्य में, ऑप्शन बी पायरुविक एसिड में, ऑप्शन सी लैक्टिक एसिड में, ऑप्शन डी माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। तो ग्लूकोज के अणु पायरुविक एसिड में टूटते हैं। ग्लूकोज जो होता है वो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट होता है। इसका रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6। यह स्वाद में मीठा होता है। रक्त में ग्लूकोज का स्तर बढ़ने से मधुमेह यानी डायबिटीज नामक रोग हो जाता है। और मधुमेह जो होता है वो 2 प्रकार के होते हैं। इसमें मधुमेह का एक टाइप होता है, टाइप 1 में क्या होता है कि ये मधुमेह अधिकतर छोटे बच्चे या फिर 20 साल से कम उम्र के लड़कों में होती है। मतलब डायबिटीज़ जो है छोटे बच्चों में भी होता है। और डायबिटीज़ 2 प्रकार का होता है। इस मानव में दूसरे टाइप में क्या होता है कि इस प्रकार में शरीर को इंसुलिन जितनी मात्रा में चाहिए होती है उतनी मात्रा में नहीं बन पाता है। अम्ल और क्षार को जब जल में मिलाया जाता है तो जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया जो है अत्यंत ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी जिसमें क्या है कि ऊष्मा जो है वो मतलब अंदर उत्पन्न होती है। ठीक है। तो ऊष्मा नहीं बनती है जिससे। ठीक है। एक ऊष्मा सर्जी होती है, एक ऊष्माक्षेपी होती है। इसमें ऊष्मा की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। तो जो बड़े में मतलब एक टाइम क्या होता है कि 20 साल से ज़्यादा जब उम्र होती है उसमें क्या है कि बॉडी को जितनी मात्रा में इंसुलिन चाहिए होता है उतनी मात्रा में बॉडी में इंसुलिन नहीं बन पाता है।
तब हमें डायबिटीज़ रोग हो जाता है। तो उसमें हमें क्या होता है कि इंसुलिन जो है हमें लेना पड़ता है एक्सटर्नल तरीके से, ठीक है। और जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज को जो है वो पायरुविक एसिड में टूटता है। पायरुविक एसिड से टूट के क्या होता है कि हमें ऊर्जा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल हमें मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवाणुओं में श्वसन स्थल क्या है। श्वसन जो होता है वो कौन सी जगह पे होता है। ऑप्शन ए एपिसोम, ऑप्शन बी माइक्रोसोम, ऑप्शन डी सी मीसोसोम, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो जीवाणु यानी परपोषी प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने सर्वव्यापी पर्णहरिम रहित होते हैं। तो जीवाणु जो होते हैं वो परपोषी होते हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिका से बने होते हैं और ये सर्वव्यापी होते हैं, ठीक है। ये प्रायः एक कोशिकीय होते हैं। इसमें जो जीवाणु होते हैं, जीवाणु एरेनबर्ग ने सन 1828 में इन्हें जीवाणु नाम दिया था, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति पॉलीसैकेराइड लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। जो जीवाणु होते हैं इनकी जो कोशिका है, कोशिका भित्ति, वो प्रोटीन की बनी होती है। कोशिका द्रव्य में 70 प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया, लवक तथा अन्य द्रव्य जालिका नहीं होती है। श्वसन प्रक्रिया मध्य काय में होती है। मुख्य गुणसूत्र का भाग बनने वाले प्लाज्मिड एपिसोम कहा जाता है। तो जो श्वसन प्रक्रिया होती है वो जो है वो मध्य काय में होती है और इसे कहा जाता है एपिसोम, है ना, एपिसोम कहा जाता है। और जो जीवाणुओं में क्या होता है, जीवाणुओं को में जो श्वसन प्रक्रिया होती है उसे कहा जाता है मीसोसोम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट क्या कहलाता है। श्वसन पिगमेंट जो होता है वो क्या कहलाता है। ऑप्शन ए क्लोरोफिल, ऑप्शन बी मेलानिन, ऑप्शन सी रोडोप्सिन, ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। तो मनुष्यों में जो है वो हीमोग्लोबिन के माध्यम से हमारे शरीर में ऑक्सीजन जो है वो प्रवाहित की जाती है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन मानव शरीर की लाल रुधिर कणिकाओं यानी आरबीसी में पाया जाने वाला लौह युक्त ऑक्सीजन का परिवहन करने वाला धातु प्रोटीन होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि हीमोग्लोबिन जो है वो लाल रक्त कणिकाएं जो होती हैं हमारे ब्लड में, वो प्रोटीन के रूप में ये पाया जाता है, ठीक है। और रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन फेफड़ों से शरीर के शेष भाग को ऑक्सीजन का परिवहन करता है। लाल रुधिर कणिकाओं का रंग, लाल रंग जो है वो हीमोग्लोबिन के हीम नामक पिगमेंट से होता है। अतः मनुष्यों में पाए जाने वाला श्वसन पिगमेंट जो होता है वो कहलाता है हीमोग्लोबिन, ठीक है। राइट ऑप्शन इज डी। ये आरआरबी एएलपी का क्वेश्चन है और टेक्नीशियन आरआरबी एएलपी यानी असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन में पूछा गया प्रश्न है। ये 2018 में पूछा गया था, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम आपको बड़ी मुश्किल से लेकर आए हैं और बहुत जगह से ढूंढे हैं, बहुत पेपर हमने तलाशे हैं, तब इतने क्वेश्चंस मिलते हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चंस आपको एक जगह पे कोई नहीं देता, ठीक है। और एक टॉपिक से रिलेटेड हम इतने क्वेश्चंस आपको देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपका टॉपिक जो है बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है और आपको क्वेश्चन कैसे आते हैं इसके बारे में आइडिया मिल जाता है और उम्मीद होती है कि ऐसे ही क्वेश्चन आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो वीडियो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। और वीडियो को हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, अभी भी बहुत क्वेश्चन बाकी हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्जा के उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन कहाँ पे होता है। देखो, ऊर्जा का उत्पादन जो होता है वो हमारी बॉडी में होता है माइटोकॉन्ड्रिया में, और माइटोकॉन्ड्रिया को हमें हमारी बॉडी का जो है पावर हाउस भी कहा जाता है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहा जाता है, लेकिन पायरुवेट में जो विघटन होता है वो कहाँ पे होता है, ठीक है। पायरुवेट में विघटन पूछ रहा है ये। तो ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन ग्लाइकोलिसिस में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस यानी कोशिका द्रव्य में संपन्न होता है। ग्लाइकोलिसिस की यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और ग्लाइकोलिसिस होता क्या है, कहाँ पे होता है, कैसे होता है, इसके बारे में समझते हैं कि इस प्रक्रिया में ग्लूकोज के एक अणु को से पायरुविक अम्ल के 2 अणु का निर्माण होता है। मतलब जो एक एटम है ग्लूकोज का, उससे पायरुवेट एसिड के 2 अम्ल, जो एटम होते हैं वो बन जाते हैं। इस अभिक्रिया में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, अतः यह प्रक्रिया अनाक्सी श्वसन
तथा आपसी श्वसन में एक जैसी होती है। मतलब यहाँ पे अगर ऑक्सीजन होती भी है तब भी यह प्रक्रिया होती है और नहीं भी होती है तब भी ये प्रक्रिया होती है। ठीक है, यह संपूर्ण प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। और ग्लाइकोलिसिस की खोज जो है जर्मनी के 3 जीव वैज्ञानिक एम्डेन, ऑटोमेयर हाफ एंड जे पार्सन द्वारा किया गया। इसे ईएमपी भी कहते हैं, ईएमपी पाथ। ये कोशिका द्रव्य को ईएमपी पाथ भी कहते हैं। यहाँ पे जो है वो क्या होता है कि ग्लूकोज का पायरुवेट में विघटन होता है। मतलब ग्लूकोज जो है वो पायरुवेट में टूटता है। एक ग्लूकोज का एटम 2 पायरुवेटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु की अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है उसे क्या कहते हैं? वायु की अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन होता है, एक बाह्य श्वसन होता है, एक इंटरनल श्वसन होता है, एक बाहरी वाला श्वसन होता है। ठीक है, वो अंतः श्वसन के बाद निष्कासित की जा सकती है, वो कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन ए अपशिष्ट आयतन, ऑप्शन बी ज्वारीय आयतन, ऑप्शन सी प्राणाधार आयतन, ऑप्शन डी फेफड़े का आयतन। तो वायु की अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रवाह के बाद निष्कासित की जाती है फेफड़े का आयतन कहलाती है। क्या है कि जब हम वायु लेते हैं अंदर, ठीक है, तो जब हम वायु को अंदर लेते हैं फेफड़ों के माध्यम से तब हमारे फेफड़े फूलते हैं। ठीक है, और जब हम वायु को छोड़ते हैं श्वसन के माध्यम से तब क्या है कि फेफड़े हमारे अपनी आरामदायक स्थिति में या पुरानी स्थिति में आ जाते हैं। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि अंतः श्वसन प्रभाव के बाद वायु जब निष्कासित की जाती है ये कहलाता है फेफड़े का आयतन। तो फेफड़े का फूलना और फेफड़े का मतलब अपने नॉर्मल स्टेज में आना ये कहलाता है फेफड़े का आयतन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे फेफड़ों में कोशिकाएं होती हैं, कितनी कोशिकाएं होती हैं? ऑप्शन ए 100 मिलियन, ऑप्शन बी 200 मिलियन, ऑप्शन सी 400 मिलियन, ऑप्शन डी 300 मिलियन। तो एनटीपीसी का क्वेश्चन है ये 2016 में। देखिए ये किसी ने नहीं बताया होगा आपको कि कितने मिलियन कोशिकाएं जो हैं हमारे फेफड़ों में पाई जाती हैं। ऐसे क्वेश्चन आपको नहीं मिलते हैं कहीं भी, आप किसी भी यूट्यूब चैनल पे देख लीजिए। ठीक है, आप किसी ऑफलाइन कोचिंग वाले से पूछ सकते हैं, उसको भी नहीं पता होगा, पता भी होगा लेकिन बताते नहीं हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको क्वेश्चन में जब एग्ज़ाम में आती हैं तो पूछी जाती हैं, फिर आप भटक जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको हम लेकर आते हैं और बहुत एक टॉपिक से रिलेटेड मतलब 50 क्वेश्चन हम आपको देते हैं एक टॉपिक से रिलेटेड। अगर टॉपिक बाय टॉपिक भी हमारा पढ़ोगे ना तो बहुत ही आपको सीखने को मिलेगा और बहुत ज़्यादा आप जो है इसमें परिपक्व हो जाएंगे। ठीक है, तो आप वीडियो को में बने रहें, अंत तक देखें, आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। ठीक है, तो हमारे फेफड़ों में 300 मिलियन कोशिकाएं होती हैं। फेफड़े के अंदर प्रत्येक श्वसनिका यानी पुनः पतली रेखाओं में विभाजित होकर श्वसनिका जो होती है वो पुनः पतली शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे वायु कोष्ठिका वाहिनियाँ यानी एल्वियोलर डक्ट्स कहते हैं। ठीक है, एल्वियोलर डक्ट्स जो होती हैं एल्वुलाई और एल्वुलाई से मिलकर बनती हैं। एल्वुलाई की जो छोटे पार्ट्स होते हैं उनको कहते हैं एल्वुलर डक्ट्स। ये वाहिनियाँ अनेक छोटे छोटे वायु कोष यानी एल्वुलाई में खुलती हैं। मनुष्य के दोनों फेफड़ों में ऐसे करीब 300 मिलियन वायु कोष पाए जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य के फेफड़ों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए लगभग 400 से 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध होती है। मतलब समझो फूलने और उनकी छोटी छोटी एल्वुलाई की बात करोगे, ठीक है, एल्वुलाई डक्ट की बात करोगे तो क्या होता है कि इससे जो है हमारा 400 से 800 वर्ग फीट की सतह उपलब्ध होती है। इन छोटे छोटे कणों से मिलकर बना सकते हैं आप। ठीक है, तो इसमें है 300 मिलियन कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में क्या शामिल होता है? ठीक है, कौन सी गैस जो है छोड़े गए गैस में हम सांस छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड तो पता है हमें, ठीक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड में के साथ में और कौन सी गैस जो है हम लोग छोड़ते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी हीलियम, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी जलवाष्प, ऑप्शन डी नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन जो गैस होती है वो छोड़े गए श्वास में शामिल होता है। फेफड़ों का मुख्य काम शरीर के अंदर वायु खींचकर ऑक्सीजन उपलब्ध कराना तथा
इन कोशिकाओं की गतिविधि से होने वाली कार्बन डाइऑक्साइड नामक वर्ज्य गैस को बाहर फेंकना होता है। मतलब फेफड़ों का काम तो यही होता है कि हम जो है ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हमारे साथ जो है नाइट्रोजन गैस भी बाहर जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाड़ी की धड़कन यानी पल्स बीट किससे मापी जाती है? मापक यंत्र जो पल्स रेट होती है, पल्स बीट जो होती है, वो हम किससे नापते हैं? किससे नापते हैं? ऑप्शन ए तंत्रिका, ऑप्शन बी केशिका, ऑप्शन सी सिरा, ऑप्शन डी धमनी। तो हम क्या करते हैं, नब्ज नापते हैं। तो नब्ज जो है हम एक जगह पे धमनी को मतलब वेंस को हम जो है दबाते हैं थोड़ी देर, और उसमें जो है वो क्या होता है, पंपिंग, जो हृदय पंप करता है ना, हृदय पंप करता है, वो पंप रेट को हम जोड़ते हैं, मतलब गिनते हैं, वही कहलाती है पल्स बीट। पल्स बीट जो होती है वो धमनी से नापी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या कहा जाता है? जब श्लेष्मा झिल्ली में सूजन आ जाती है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी हेपेटाइटिस, ऑप्शन सी आयराइटिस, ऑप्शन डी गैस्ट्राइटिस। ठीक है। तो अभी हमने रोग के बारे में बताया था, इसीलिए हम सारे टॉपिक एक पहली बार में टॉपिक जो होते हैं वो पहले ही कवर कर देते हैं, जिससे आपको कोई परेशानी ना हो। क्या हो कि ब्रोंकाइटिस रोग के बारे में अभी हमने बताया था कि ब्रोंकाइटिस रोग जो है वो श्लेष्मा झिल्ली की सूजन से होता है, और इसमें क्या है कि इसको हिंदी में कहेंगे श्वसनी शोथ। ठीक है। यह श्वसन की सूजन से संबंधित होता है। इसमें श्वास की नली में सूजन आ जाती है, जिससे सांस लेने में समस्या आ जाती है। हेपेटाइटिस जो रोग दिए गए हैं, आयराइटिस, गैस्ट्राइटिस, इनके बारे में भी समझते हैं। तो हेपेटाइटिस जो है ये एक इन्फेक्शनल या संक्रमण बीमारी है, संक्रामक बीमारी है जो लिवर को संक्रमित करती है। हेपेटाइटिस जो होता है वो लिवर में इन्फेक्शन होता है, उसको कहते हैं हेपेटाइटिस। आयराइटिस, आयराइटिस क्या है कि आंखों के सूजन के संबंध में ये बीमारी होती है, जब आंखों में सूजन आ जाती है उसको कहते हैं आयराइटिस। और गैस्ट्राइटिस जो होती है वो पेट की सूजन से संबंधित बीमारी है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर श्वसन में क्या छोड़ा जाता है? तो मानव शरीर श्वसन में जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है, ये तो सभी को पता है। ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम आपके सामने लेकर आए हैं। आरआरबी एनटीपीसी में 2016 में शिफ्ट थर्ड में पूछा गया था। ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप मतलब ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है। ये बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है कि हम हमारे श्वसन में जो होता है वो हम ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर फेंकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है? कौन सी जीवन प्रक्रिया में रासायनिक ऊर्जा को उष्ण ऊर्जा में बदल देती है? ऑप्शन ए संचलन, ऑप्शन बी पोषण, ऑप्शन सी श्वसन, ऑप्शन डी उत्सर्जन। तो श्वसन प्रक्रिया में जो होता है, श्वसन में हम रासायनिक ऊर्जा को ऊर्जा में बदल देते हैं। श्वसन जीवों की कोशिका के अंदर होता है, जिसमें पोषक तत्वों का उपयोग जैव रासायनिक ऊर्जा, मतलब जो पोषक तत्व हम लोग खाना खाते हैं वो उसमें होती है, जैव रासायनिक ऊर्जा प्राप्त करने में किया जाता है। और श्वसन जो होता है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है ऑक्सी श्वसन, एक होता है अनॉक्सी श्वसन। तो ऑक्सी श्वसन में क्या होता है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सी श्वसन क्या होता है कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और ऊर्जा निकलती है। कितनी ऊर्जा निकलती है? 686 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है। ठीक है। एक अगर ग्लूकोज का अणु टूटता है तब। ठीक है। वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए और हमारे साथ यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चैनल को, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारा चैनल को सपोर्ट करें। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।